सुप्रभात, नमस्कार। एमपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम जो है बहुत ही शानदार विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको विषय बताऊं उसके पहले आज की तिथि क्या कहती है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। विक्रम संवत 2080 श्रावण माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। तो ये तिथि आज की हमने आपको बताई है। श्रावण माह चल रहा है और इसके बाद अगर हम देखें तो आज का इतिहास भी काफ़ी कुछ कहता है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1690 में जॉब कॉर्नक ने कलकत्ता में अब कोलकाता शहर की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1908 में महान स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था, जिनको भगत सिंह के साथ फांसी की सज़ा ब्रिटिश सरकार ने सुनाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 1966 की तो सोवियत संघ ने चंद्रमा के चारों ओर कक्षा के लिए लूना 11 का प्रक्षेपण किया था। ये बड़ी बात है क्योंकि चंद्रयान पर भारत ने भी अब तिरंगा लहरा दिया है, लेकिन सोवियत संघ ने 1966 में लूना 11 का प्रक्षेपण किया था। इसके अलावा 1968 की बात करें तो पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट करने के बाद फ्रांस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनी थी। 1969 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और 1971 में भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर उसकी धरती पर पहली जीत दर्ज की थी। वहीं 1974 में फारूकुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 को रिलीज़ किया था। तो ये इतिहास की जानकारी आज आपको दी और जिस तरीके से हमेशा की तरह आज भी हम विचार के साथ अपने कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो एक नज़र डाल लेते हैं आज के विचार पर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो हमने आपको बताया कि मेहनत इतनी शिद्दत से करनी है कि कामयाबी शोर मचा दे, और ये हम इसलिए कह रहे हैं कुछ इसी तरीके का नज़ारा बीती रात देखा गया था, जहां पर चंद्रयान ने चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया और भारत देश का गौरव बढ़ाया और सभी को चौंका भी दिया। क्योंकि लगातार जिस तरीके से सभी देश टकटकी लगाए बैठे थे कि चंद्रयान 3 सफल होगा कि नहीं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों की सीधे तौर पर इच्छा शक्ति कहेंगे, यही कारण है कि यहाँ पर चंद्रयान 3 न सिर्फ सफल हुआ बल्कि भारत के लोगों में दीपावली जैसा माहौल इस बार देखा गया। तो भारत ने चांद पर फतेह कर ली है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ फतेह नहीं की, उस क्षेत्र में चंद्रयान उतरा है जिसको दक्षिण ध्रुवी कहा जाता है, जहां पर अभी तक किसी भी देश ने अपना सैटेलाइट नहीं उतारा है। यही कारण है, बड़ी बात है ये। और भारत पहला देश बना है जहां पर साउथ में उसने अपना तिरंगा झंडा लहराया। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चंद्रयान की बात होगी, शिक्षा की बात भी होगी और ज्योतिष विज्ञान की बात भी हम करेंगे। अभी हमारे साथ मेहमान हैं, खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। सौरभ कौरव जी हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश का जो भोपाल का आंचलिक विज्ञान केंद्र है उसके क्यूरेटर डी हैं और डायरेक्टर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। इसके साथ साथ शिखा शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं, शिक्षाविद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, एक बड़ा मिशन था, सब लोग टकटकी लगाए बैठे थे और सिर्फ देश नहीं पूरा विश्व लगातार इंतज़ार कर रहा था कि चंद्रयान कब जो है पहुंचेगा, चंद्रमा पर अपना जो है झंडा लहराएगा। और जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर आई, सभी में उत्साह का माहौल था। लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे, दीपावली जैसा खुशनुमा माहौल पूरे देश में देखा जा रहा था और जहाँ भी भारतीय रहते हैं वहाँ वो तिरंगा लेकर लहरा रहे थे। तो सर, ये अनुभव कैसा रहा सबसे पहले तो? क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई मिशन होता है तो भारत में एक खास तौर पर पूरे दिन कल पूजा पाठ का दौर भी देखा गया, कहीं इबादत हो रही थी, कहीं पूजा हो रही थी, भगवान से भी प्रार्थना हो रही थी और वहीं वैज्ञानिक भी लगातार कोशिश में थे कि किस तरीके से
सुखद लैंडिंग हो जाए और आखिरकार वो लैंडिंग हुई। जी, आपके सबसे पहले तो मैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से आपके पूरे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं साकेत कौरव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। आपके जो प्रश्न हैं मैं ये रखना बहुत लाजमी है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि कल शाम को 6:04 यानी कि 23 अगस्त की वो शाम, जो 6:04 के बाद भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में अंतरिक्ष की दौर में जिन राष्ट्रों ने तरक्की की है, जिन राष्ट्रों ने अपने आप को स्थापित किया है, उनमें सबसे पहले रसिया है, हमारा मित्र राष्ट्र, जिसने अंतरिक्ष की दुनिया में पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उसके बाद अमेरिकन स्पेस एजेंसी के माध्यम से, नासा के माध्यम से अमेरिका ने, फिर बाद में बाकी राष्ट्रों ने किया। इतने लंबे दशकों के बाद भी आपने इस बात पे गौर किया होगा कि जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं चांद के बारे में, चांद की कक्षा में हो या चांद के ऊपर जो सतह हमारी तरफ से दिखती है उस पे उतारने की बात हो, वो मिशंस, और आपने जिक्र भी किया जब आप इतिहास पढ़ रहे थे कि 1968 की बात कर रहे थे आप, और उसकी 66 की बात कर रहे थे कि लूना 11 के। सोचिए, रसिया उस समय भी चांद की कक्षा में 11वां मिशन पहुंचा चुका था उस वक्त। तो अब देखिए, उन सब के बावजूद दक्षिण ध्रुव की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। वो क्यों ध्यान हुआ? और कल जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरता है, और वो उतरना सिर्फ उतरना नहीं है, अंतरिक्ष की दुनिया की जो भी एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने वो डिज़ाइन किया है, वो किसी स्पेस क्राफ्ट को यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूरी के एक खगोलीय पिंड, जो आपका पड़ोसी है, नज़दीकी पड़ोसी है, जो आपका पृथ्वी का हमसफ़र कहिए, हमारे दिन और रात, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी फिल्मी गानों में, हमारे कैलेंडर में, हर जगह हम चांद के बिना कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञान तो बाद में आती है, पहले हम चांद से प्रकाशित होते हुए उस समय से आ रहे हैं जब से शायद इस इंसान ने होश संभाला है इस प्लैनेट पे। उसकी जिज्ञासा उस टकटकी लगाने वाले खगोल पिंड पे हमेशा रही है। तो भारत का दक्षिण ध्रुव पे उतरना इस बात को पूरी दुनिया के लिए मैसेज देता है कि चंद्रयान 1 जो था उसने पूरी दुनिया को एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के माध्यम से ये बताया था, संकेत दिए थे उसकी रिसर्च ने कि चांद के ध्रुवों पे पानी है। पूरी दुनिया इक्वेटर्स पे रिसर्च कर रही थी, लैंड कर रही थी, और उसके बाद फिर लोगों ने सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों को खोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस पे ना वायुमंडल है, ना एक्टिव है, ना इतना ये उसको फिजाइल इन्वायरमेंट होने के कारण उन्हें लगा ब्रह्मांड की बाकी चीज भी सैर करके रिसर्च करना चाहिए। लेकिन 2008 के वो पल 22 अक्टूबर जब चंद्रयान 1 अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होता है और एक नया कीर्तिमान रचता है, और उसकी जो रिसर्च है पूरी दुनिया में एक चारों तरफ फिर से ये चर्चा फैला देती है कि अब आपको चंद्रमा पे दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। तो पूरे राष्ट्र जो इस फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करके साइंस कर रहे हैं, चंद्रमा पे उनकी रुचि दोबारा फिर से केंद्र बिंदु ले लेती है। और आप देखते हैं कि भारत के चंद्रयान 1 के कारण वो पूरी इंटरेस्ट दोबारा चांद पे आता है। फिर चांद पे इस इंटरेस्ट को एक्सप्लोर तो कर ही रही है बाकी राष्ट्र। आपने देखा होगा अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, रसिया की जो रॉस्कोमॉस है, और अभी चाइना ने अपने चैंग 4 और 5 से भी चांद पे उतारा गया, उनका भी 2-4 साल के अंदर में। भारत वो चौथा राष्ट्र है जिसने सतह छू ली कंट्रोल तरीके से, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। आम भाषा में कहें, किसी भी चीज को बिना नुकसान पहुंचाए सलामती से उतार देना, उसको सॉफ्ट लैंडिंग है। और भारत पहला राष्ट्र दक्षिण ध्रुव के करीब पहुंचने वाला बन गया। तो और भी आपसे आगे हम बातें करेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि अब जो नया युग की शुरुआत होने वाली है चांद पे अन्वेषण की, उस युग की शुरुआत के पहला अध्याय भारत ने लिख दिया है। और हम पूरे भारतवासियों के लिए, खासकर विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, स्कूल में हैं, या जो बहुत छोटे छोटे हैं अभी, उनके इस एज ग्रुप में, उनके इस युग में भारत चांद पे पहुंचा है। उनका खुद का भारत, खुद का उनका इसरो का रॉकेट, खुद का स्पेस क्राफ्ट, हम पूरे स्वदेशी अंदाज में चांद पे लैंड किए हैं। और यही कारण सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं होंगे, चंदा मामा टूर के होंगे। आने वाले दिनों में विज्ञान के जरिए टूर भी चंद्रमा का लगाया जाएगा। सर लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ शिक्षाविद भी मौजूद हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं शिखा शुक्ला जी। शिखा जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बात चंद्रयान की भी हो रही है, लेकिन बच्चों में शुरुआत से ही, क्योंकि हम अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें
पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं देश के, और उनको भी विज्ञान का खूब शौक था। हमने देखा कि जब स्पेस की बात आती है तो सबसे पहले नाम एपीजे अब्दुल कलाम का भी निकल कर सामने आता है, जो 3-4 नाम है, विक्रम साराभाई की बात कर लें, अन्य लोगों की बात कर लें। तो कहीं ना कहीं बच्चों को शुरुआत से ही विज्ञान में रुचि होती है, लेकिन कई बार अभिभावक उसको समझ नहीं पाते और कई बार परेशानियां भी आती हैं। तो क्योंकि आप चाइल्ड एक्सपर्ट हैं, ऐसे बच्चों को आप पढ़ाती भी हैं, उनसे रूबरू होती हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें टिप्स देती? बच्चों को सबसे पहले तो हमें उनसे दोस्ती करनी होती है कि जब तक हम उनके दोस्त नहीं बनेंगे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। वो शेयर नहीं करते। अगर हम उनके और अपने बीच में एक लाइन बना देंगे, है ना, तो वो लाइन क्रॉस करने में हिचकते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ हम बड़े भी बहुत इजी और आराम से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। तो बच्चों के साथ हमें उनके लेवल पर जाके डिस्कशन करना चाहिए। उनको जो भी बताना है उसे खेल खेल में सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब वो हमसे दोस्ती करना सीख जाएंगे, वो ये समझेंगे कि हाँ हम उनके दोस्त हैं, है ना, तो वो अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। वो स्थिति होती है जब उनकी प्रॉब्लम्स भी साथ में वो शेयर करते हैं, है ना। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं हम उनको उनके रास्ते बताना शुरू कर देते हैं, उनके सॉल्यूशन बताते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि उन्हें उनके लेवल पर जाके समझाना और उनसे दोस्ती करना। उसके बाद ही हम उनको बता सकते हैं। उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स के साथ भी हम बातें करते हैं कि मतलब जो प्रॉब्लम्स अगर है किसी बच्चे में, किसी चीज़ में वो फेस कर रहा है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो उसे जानने की कोशिश करें और उनको थोड़ा समय दें। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल दोनों वर्किंग होते हैं। कई बार बच्चे को वो क्रैच में छोड़ देते हैं, है ना, दिन भर गए फिर शाम को मिले, स्कूल की चीज़ें ये सब, तो वो उनसे सुन नहीं पाते कि उनका दिन कैसा था। उनका फोकस होता है कि अगले दिन की जो प्लानिंग है उसमें वो अपना परफेक्शन दें। आज का क्या था, खुशी थी, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया उनकी लाइफ में, ये सब जानने की कोशिश किए बिना उनके अगले दिन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जी, बड़ी बात आपने बताई, अगले दिन की प्लानिंग होने लगती है। लेकिन एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि बात यहाँ पर चंद्रयान की भी हो रही है, साइंस की भी हो रही है, तो बच्चों के साथ एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि कई बार बच्चों की जिस चीज़ में रुचि होती है, क्योंकि सरकार भी कोशिश में नई शिक्षा नीति लेकर आई है कि अब जो है स्किलफुल बच्चे बनाना है शुरुआत से ही, तो आप रुचि पहचानने के लिए भी लगातार जो अभिभावक होते हैं उनको इस बारे में लगातार मार्गदर्शन देती होंगी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं शुरुआत से ही बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन जो अभिभावक होते हैं वो ये चाहते हैं कि ये पेंटिंग ना करे, ये इंजीनियर बन जाए। हाँ। इसी तरीके से जो विज्ञान में जाना चाहता है, जो रोजाना एयरक्राफ्ट देख रहा है, एरोप्लेन देख रहा है, बना रहा है, लेकिन उसको एयरक्राफ्ट को नहीं बताएंगे, उसकी जानकारी नहीं देंगे, उनको बोलेंगे आप डॉक्टर बन जाइए। और कई बार यही कारण है कि जो भारत की प्रतिभा है इसके चलते सामने उभर के नहीं आ पाती। हाँ, ये बात सही है कि पेरेंट्स उनके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये जानें, जैसे जो मेरी संस्था है SIP एकेडमी, हम जो छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही करती है। तो हम ये सिखाते हैं बच्चों को नंबर्स के थ्रू, लेकिन हम पेरेंट्स से ये भी बात करते हैं कि नंबर्स के थ्रू सिखाना सिर्फ उनका ये होता है कि उनका जो नंबर फेयर है वो निकल जाए, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा एक प्रॉपर सेशन होता है उसमें हम फोकस करते हैं कि उनके साथ एक गेम्स का टाइम भी हो, उनके साथ एक हम लोग छोटा सा ब्रेन जिम करते हैं जो बच्चों को डी स्ट्रेस करता है। 1-1 मिनट के छोटे छोटे एक्सरसाइजेज होते हैं, है ना, और साथ में पढ़ाई भी होती है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो प्रतिभा होती है वो निकल के बाहर आती है ना। सपोज इमेजिनेशन है, उनको हम मैंगो जैसे बोला तो क्या होगा, जैसे मैंने आपसे भी बोला अगर कि मैंगो, तो क्या होगा, हम क्या इमेजिन करेंगे, वो दिख रहा है, मैंगो दिख रहा है, उसका टेस्ट, उससे बनने वाली चीज़ें, कई बार पेड़, सब कुछ, लेकिन हमारे माइंड में MANGO नहीं आता, है ना। तो उसी चीज़ को हम उनको इमेजिन करना सिखाते हैं। तो जब बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है तो जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है वो उस फील्ड में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यही बात है, कुछ ऐसा ही इमेजिनेशन हमारे साइंटिस्टों ने भी किया। यही कारण रहा कि हमारा चंद्रयान 3 न सिर्फ सफलतापूर्वक लैंड किया गया। कौरव जी के पास पहुंचूंगा। कौरव जी, अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये आ रहा है, क्योंकि लोग खुशियां भी मना रहे हैं, हर तरफ जश्न का माहौल है, पूरा देश लगातार साइंटिस्ट को बधाई दे रहा है जिनकी मेहनत से ये मिशन सफल हुआ, लेकिन सर इसका उद्देश्य क्या है
और जो विक्रम है और प्रज्ञान है, क्योंकि हम लैंडर और रोवर की बात करें, ये दोनों अलग हो चुके हैं और इनकी तस्वीरें भी आई हैं। अब ये इनका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर अब चांद पर किस चीज़ की खोज करेंगे, क्या कुछ निकल कर आएगा, ये क्या चीज़ जानने की कोशिश होगी सर? जी देखिए, सबसे पहले तो ये आपने जिस तरीके से बात की, जिक्र की कल्पना, और शायद हम इस प्लानट अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे आज जिस स्थिति में हैं, हम जहाँ पर भी हैं या जो हम ब्रह्मांड में एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। तो ये हमारी कल्पना शक्ति का ही एक प्रारंभिक काम है कि हम इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हैं एज अ ह्यूमन स्पीसीज, और वो ही हमारी बुद्धिमत्ता, सोच और आने वाले विचारों को जन्म देती है, और फिर हम उस पराकाष्ठा को छूने का प्रयास करते हैं। चांद भी उसी श्रेणी में सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे पहले आपको दिखता है। आपको ना आधुनिक टेलीस्कोप की ज़रूरत है, बस टकटकी लगा के आप रात में बाहर आइए तो उसकी अलग अलग कलाओं के साथ वो छटा बिखेरता रहेगा। उस छटा बिखेरना और मनमोहनी की ये प्रक्रिया स्वाभाविक है, हमारे अंदर एक ब्रह्मांडीय कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है, यानी हमें अच्छा लगता है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बातें। तो विज्ञान जब उस पर हम करने की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों के लिए भी अगर ब्रह्मांड को समझना है तो सबसे करीबी पड़ोसी जो आप छू के आ पाए हैं, इंसानों ने भी वहाँ पे कदम रखे हैं। अभी तक लगभग 12 लोग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट अपोलो अभियानों के दौरान उतर चुके हैं वहाँ पर। तो आप सोचिए वो आपके सबसे पास में है। तो जो दक्षिण ध्रुव की बात आई, पानी की हमें फाइंडिंग्स करना है। अब विज्ञान क्या होगी चंद्रयान 3 के माध्यम से? चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अगला वर्जन है, क्योंकि चंद्रयान 2 में हमें लैंड करना था, परंतु हमारा जो ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 का वो आज भी चालू है, बहुत बढ़िया साइंस कर रहा है। लैंडिंग वाली प्रोसेस में हम आखिरी के कुछ क्षणों में लगभग 2 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच चुके थे, और उस समय हमारी नेविगेशन सिस्टम के साथ जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, ब्रेकिंग यानी चीज को कंट्रोल करके स्पीड कम करते हुए उतारना, उसमें कोई गड़बड़ियां हो जाने के कारण वो सक्सेसफुली नहीं उतर पाया। वो कमी को दूर करने के लिए उस पूरे अनुभव से, अंतरिक्ष में कुछ फेल नहीं कहलाता, फेलियर नहीं होती, किसी भी चीज़ में नहीं होती अगर हम उसको बड़े व्यापक स्तर पर समझें। तो वो जो अनुभव था वो लर्निंग लेसन था हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए। उन्होंने वो जो डेटा जनरेट हुआ, और आप कमाल की बात सोचिए, भारत उस समय भी, ये बहुत कम लोग शायद इस बात पे ध्यान दे पा रहे होंगे कि लैंडर के माध्यम से सही ऑर्बिट में, सही जगह, सब कुछ सही पहुंच गए थे। ब्रेकिंग काम नहीं करने से हम आखिरी 2 किलोमीटर के ऊपर थे और हम टच नहीं कर पाए, क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन वो लैंडर था, ऑर्बिटर तो काम कर रहा था, तो वो पूरा नॉलेज, उस तक पूरी इंजीनियरिंग, उस पर तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन उस वक्त भी हो गया, परंतु सफलता नहीं मिली पूरी, तो उस पर ध्यान लोगों ने नहीं दिया। लेकिन ना इसरो के साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने उस अनुभव को सीखा और बदलाव किए लैंडर में, और वो बदलाव करने के बाद बेहतर रोबस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और फिर देखिए आप, कल देखिए आप, किस उसके बारे में अगर आप रुचि रखते हैं तो हम आगे भी बात करेंगे कि क्या बदलाव किए गए, और हम उतर गए। तो चांद का दक्षिण ध्रुव बहुत नए रास्ते खोलेगा। कारण यह है कि वहाँ सूरज का सीधा प्रकाश नहीं पहुँचता है। सर नए रास्ते तो खोलेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि कल चंद्रयान 2 और 3 के बीच भी संवाद देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से संवाद हुआ और जिस ऑर्बिट की बात आप कर रहे थे जो लगातार चक्कर काट रहा है चंद्रमा के, तो कल जब दोनों में संवाद हुआ तो उस समय भी अगर हम बात करें तो एक अलग खुशी का दौर देखा गया। जी बिल्कुल, और संवाद तो पहले हो चुका है। कल तो माहौल था, पूरे देश में लोग देख रहे थे। जैसे ही लैंडर की, आज से 2-3 दिन पहले की बात है ये, लैंडर को पृथ्वी से कनेक्ट करने के लिए इसरो ने 2 तरीके इस्तेमाल किए। अब बात यह है कि आज के समय में आपसे बोल दें कि हम 2 फोन लाइन इस्तेमाल करेंगे बैकअप के लिए। तो एक था चंद्रयान 3 का लैंडर पृथ्वी से डायरेक्ट कनेक्ट था, हमारे डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनाज हैं इसरो के, और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन से सिग्नल और भी जगह से रिसीव किए। दूसरा था चंद्रयान 2 के माध्यम से रिले करना। दूरदर्शन की दुनिया के लोग बहुत बेहतर समझेंगे रिले क्या होता है। आज जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यानी अंतरिक्ष इस दौड़ में ये टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट आप अधूरी रह जाएगी अगर हम अंतरिक्ष की बात ना करें। तो वो रिले किया चंद्रयान 2 के माध्यम से, तो वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जरूरी है, आगे उसको काम करना है इसलिए। तो रिले किया गया था, और ऐसे ही रिले बच्चों में भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बात शिक्षा की हो तो बच्चों से जो संवाद की ज़रूरत है, क्योंकि संवाद जो है उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, अगर उसको समझ लिया तो बच्चों को आप बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर रोजगार भी दिला सकते हैं, और ये अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज इसके लिए चाइल्ड एक्सपर्ट भी लग रहे हैं, और ऐसे ही चाइल्ड एक्सपर्ट हमारे साथ शिखा शुक्ला जी मौजूद हैं। शिखा जी, रिले की बात हो रही है, संवाद, कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है? क्योंकि बात करें तो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में
जो अभिभावक हैं वो बच्चों से संवाद नहीं करते। तो फिर आपके पास जब बच्चे आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो बात ही नहीं करते। क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 में से 29 खेल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा भी होगा जो निराश है, काफ़ी मायूस सा बैठा रहता होगा। तो उसको किस तरीके से आप उबारते हैं कि वो मायूस ना रहे? आकाश, बात तो सही है कि संवाद की कमी है पेरेंट्स के बीच और बच्चों के बीच। क्या होता था पहले, जो फैमिलीज थी वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे घर पे आए तो दादा दादी हैं और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ किसी ना किसी के साथ वो दोस्त हो जाते थे। लेकिन आजकल दोनों वर्किंग है, मम्मी पापा क्रैच में छोड़ के फिर वो जब शाम को आते हैं तो उनके बीच में उतनी बातचीत नहीं हो पाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की बातों को सुनना। पेरेंट्स से हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, नहीं बात कर रहा है, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि उसका दिन कैसा था, आप कितने भी स्ट्रेसफुल हैं, कितने भी थके हुए हैं। अगर थोड़ा सा टाइम आप अपने बच्चों को देंगे तो बच्चा ये फील नहीं करेगा कि मतलब कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको सुनना, और फिर हम जैसे हम बड़े हैं तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो बात करना बहुत ज़रूरी है उनके लेवल पर जाकर। क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो निकालना। सोल्यूशन बाद में निकलेगा, पहले प्रॉब्लम तो जाने, तब जानेंगे जब हम उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। शिखा जी, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, गुड और बैड टच की बात आजकल खूब चल भी रही है और बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी है, खास तौर पर जो बच्चियां होती हैं उनको। तो उन छोटे बच्चों को समझाना एक चैलेंज भी होता होगा, क्योंकि आपके लिए भी, क्योंकि आप ऐसे बच्चे आपके स्कूल्स में भी आते होंगे, आप जब बच्चों से मिलती होंगी, तो ये सिखाना अभिभावकों के लिए एक चिंता की बात भी होती है। अभिभावक कई बार समझ नहीं पाते कि गुड और बैड टच कैसे सिखाएं। तो उसके लिए किस तरीके से आप बच्चों को ये बताते हैं कि गुड और बैड टच क्या है, और अगर कोई गुड या बैड टच कर रहा है तो किस तरीके से अपने अभिभावकों को बताएं, या आपके पास आए, आप मिले तो आपको बताएं? बच्चों को देखा जाए तो आजकल छोटे छोटे बच्चे ही ज़्यादा असुरक्षित लगते हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि एक तो इसके पीछे कुछ लोगों की मानसिकता होती है, उनको विकृत मानसिकता कह सकते हैं जी। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसा होता था कि बड़े लोग ये कहते थे कि टीनेजर्स को हमें ये सब चीज़ें बतानी है। जी। लेकिन आज वो चीज़ जो है उसका क्राइटेरिया थोड़ा और पीछे चला गया है। छोटे बच्चों को ही हमें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उनको हम सिखाते हैं खेल खेल में, उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जिससे हम उन्हें सिखा देते हैं कि ये बैड टच है। और अगर आपको कुछ किसी का टच अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे मना करें, उसे बोलें, है ना। और अपने पेरेंट्स से ये चीज़ कभी भी छुपाना नहीं है, डांट के डर से। कई बार होता है छोटा बच्चा डर जाता है, उसको लगता है अगर मैंने ये चीज़ फील भी करी है तो वो शेयर नहीं करते, कई बार वो छुपा जाते हैं। छोटा है, डांट के डर से डर जाता है। तो पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए, और उनको हम सिखाते भी हैं बच्चों को कि डरना किसी चीज़ से नहीं है। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप उसको शेयर करो, मना करो उस पर्सन के बारे में, टीचर से बोलो, आपके घर में फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, जिनसे भी आप कंफर्टेबली बोल सकते हैं आप उनसे बोलिए। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छुपा लेंगे तो दूसरे सामने वाले इंसान को थोड़ा बढ़ावा मिलता है, उसे बढ़ावा नहीं देना किसी चीज़ के लिए। निश्चित रूप से संवाद करना ज़रूरी है। बात वहीं आ गई, जहाँ संवाद होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात भी हम कर रहे हैं, और विज्ञान भी इसमें आ जाता है। और विज्ञान पे भी हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है। साकेत कौरव जी हमारे साथ हैं। सर, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे थे कि लैंडिंग हो गई, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर जिस तरीके से लैंड किया है चंद्रयान, और उसके बाद अब जो प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि 40 दिन एक लंबा समय लगा, जो पूरी दुनिया जब देख रही थी तो ये भी मन में विचार आ रहा था कि जो दूसरे देश हैं वो काफ़ी कम समय में चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत ने पूरे 40 दिन लिए। और उसके बाद एक बड़ी चीज़ सर, कि जो आप लोगों ने पहले से परसेप्शन ड्रॉ किया था कि इस लाइन से, इस रेस से जो है लैंडर लैंड करेगा, और वो भी बिना किसी दिशा निर्देश के। मतलब ये बड़ी बात है अपने आप में कि धरती से उसको कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चल रही। तो सर, इसको कैसे आप विस्तार से बताएंगे? जी बिल्कुल, इसको थोड़े से हम और सहजता से ले लेते हैं जी। कि आपके दर्शक जो हैं जहाँ पर भी अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी। कि देखिए ये सब जो कार्यक्रम है, मतलब इस तरीके की जो एग्जीक्यूशन होता है कमांड्स का, ये बहुत बेहतर तरीके से रिसर्च, इंजीनियरिंग और इतने अभ्यास के बाद, इसको सिमुलेशन कहते हैं। यानी आप चीज़ों को
जाने के पहले, उदाहरण के रूप में आप देख लें, जब किसी काम को आप करते हैं जी। या किसी नाटक में आपको कोई भूमिका निभाना है, आप कितना अभ्यास कर लेते हैं उस चीज़ का। वो अभ्यास के बाद जब आपकी फाइनल परफॉर्मेंसेस होती हैं वो निखर के बाहर आती जी। हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, खासकर अंतरिक्ष की दुनिया में, जो आपने चंद्रयान 3 का जो सफलतम और कमाल की बात है, कल के बाद पूरी दुनिया इसरो को एक नए रूप में देखेगी। सिर्फ उतरने के कारण भी नहीं, उसका काम है कि जो ऑर्बिट उन्होंने चुनी थी और हर ऑर्बिट का जो लोकेशन था, कि वो ऑर्बिट की लोकेशन जहाँ पे वो रहेगा चंद्रयान 3 का लैंडर, और जब उतरेगा उसको जो फेजेस थे, उसको रफ ब्रेकिंग, फाइन ब्रेकिंग, रफ ब्रेकिंग, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म यूज हो रही थी, यानी जोर से ब्रेक लगा देना। गाड़ी के मामले में अगर आप देखें तो पैर रख देना एक्सीलरेटर आपके ब्रेक पे जोर से, फिर छोड़ देना, फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो हैंड ब्रेक लगाना, यानी आप गिर रहे हैं स्पीड से, आपकी वो स्पीड को कंट्रोल करना है। तो वो जो ऑर्बिट चुनी गई थी, वो जो पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे, कमाल है इसरो की टीम को। ये आश्वस्त तो दिख ही रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को बोल दिया था कि हम 6:04 पे उतरेंगे, वो चीज़ें हूबहू जैसे वेल प्रिडिक्टेड और वेल कैलकुलेटेड था। हमारा चंद्रयान 3 का जो ऑनबोर्ड ऑटोनॉमस सिस्टम डिज़ाइन किया था इसरो की टीम ने, 5:44 से 6:04 का जो समय था, उस समय वो ऑटोमेटिक डिसीजंस ले रहा था। पर आप बोल रहे हैं ना दिशा निर्देश तो उसके अंदर थे, लेकिन वो प्री लोडेड कमांड्स थी जो पहले से उसके अंदर मौजूद थी, और उसको बताया गया था भाई आपको दाएं बाएं ये सब चीज़ें देखते हुए आपको आपकी जगह गंतव्य तक पहुंचना है। तो वो चीज़ें पूरी बेहतर, और उस पर नज़र हमारा चंद्रयान 2 भी रखा हुआ था, और डेटा जनरेट हमेशा हो रहता है, और वो रिले होके बार बार, तभी तो आप इसरो की बड़ी टेली स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दूरदर्शन ही एकमात्र जरिया है जिसने पूरी हिंदुस्तान की और दुनिया को वो लाइव दिखाया, कि वो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि उसमें पूरी लोकेशंस के साथ स्पेसक्राफ्ट एक सिमुलेशन के साथ दिख रहा था। यानी जो डेटा लगातार आ रहा था, वो डेटा एक सिमुलेशन के साथ मिलके पूरा हूबहू वही प्रक्रिया दिखाई जा रही थी कि चंद्रयान कहाँ पर है, किस ओरिएंटेशन के साथ है लैंडर उतर रहा है। और एक बाजू की बड़ी स्क्रीन पे आप देखेंगे चंद्रयान के नीचे जो कैमरा लगा था, हैजार्ड डिटेक्शन, वो सतह की फोटो खींचते जा रहा था, और कुछ सेकंड्स में वो फोटो बदलती जा रही थी। तो ये बताया जा रहा था कि हम कैसे उतर रहे हैं। तो ये जो पेचीदगी से भरा मामला हमें आम लगता है, क्योंकि मैं रोज अपने ऑफिस आता हूँ या मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे लगता है मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं उस टेक्नोलॉजी में। मुझे भरोसा है कि मेरी स्कूटी है, मेरी कार है, या मेरा कोई भी वाहन है, मैं जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। पर ये अंतरिक्ष की दुनिया इतनी खतरों से भरी है, और इतना सब कुछ नया है कि आपने अभी अनुभव किया होगा। जिस राष्ट्र ने अंतरिक्ष की यात्रा सबसे दुनिया के सामने रखी, उसका मिशन भी चुनौतियों से घिर गया। हाल फिलहाल एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले आपने सुना होगा लूना 25 के बारे में। तो अंतरिक्ष किसी को माफ नहीं करता। टेक्नोलॉजी जो है आपकी इतनी ज्यादा टेस्टेड होना चाहिए, उसके बाद भी कुछ भी चीज आउट ऑफ द सिंक जा सकती है, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उस कंटिजेंसी प्लान के साथ प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अंतरिक्ष में संभावनाएं खूब हैं, लेकिन अंतरिक्ष में क्या होगा इसका भरोसा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी प्लानिंग के साथ जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के जरिए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर भारत देश का नाम रोशन किया है, और चंद्रमा पर हमारे भारत देश का तिरंगा लहराया है। हमारे साथ शिक्षाविद शिखा शुक्ला जी भी मौजूद हैं। शिखा जी, आपसे मैं कार्यक्रम में चलते चलते ये भी समझना चाह रहा था कि जो अभिभावक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो उनके लिए आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश अभिभावकों के लिए यही है कि आपकी बिज़ी शेड्यूल में से अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनसे बातें ज़रूर करें, उनके साथ छोटे छोटे गेम्स खेलें जो वो मिस कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी समस्याएं हैं, उनका हम सलूशन निकाल सकते हैं, और उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं जो हम अपने बचपन में जीकर आए हैं, है ना। तो बस यही मेरा संदेश है। धन्यवाद आकाश। चलिए, तो आप सीधे तौर पर यहाँ पर अभिभावकों को संवाद की बात कही गई है, और संवाद करना काफ़ी ज़रूरी है, और संवाद अगर हम करेंगे तो बेहतर होगा, और बच्चे अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। में क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की। भारत के इतिहास में काला समय आया ब्रिटिश राज का, मगर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय भी था। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानने और फिर से जगाने के लिए देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान, हर शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ गए हैं, पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद गौतम जी हैं हमारे साथ जी, नमस्कार। तो हम ज्योतिष विज्ञान की बात भी करेंगे, क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले भी संजय हुआ करते थे जो माइंड से माइंड बात कर लिया करते थे, तो वो कैसी चर्चा होती थी और वो विज्ञान जो पारंपरिक विज्ञान है हमारा, वो कैसे काम करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन साकेत जी के पास लौटूंगा। सर, बात ये हो रही है कि अब चंद्रयान पर लैंडिंग हो गई, विक्रम जो है अपने काम करने में जुट गया है, लेकिन जो समय है वो सिर्फ 14 दिन का है। तो क्या 14 दिन के बाद ये जो चंद्रयान मिशन है ये एंड हो जाएगा या फिर 14 दिन ही क्यों चलेगा? ये एक जिज्ञासा का प्रश्न है। बहुत जल्दी से आपका जो प्रश्न, पहला प्रश्न था, उसको भी इससे जोड़ देता हूँ मैं। जी। कि 40 दिन क्यों लगे? जी। तो देखिए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, पावरफुल रॉकेट है GSLV Mark 3, जिसका इस्तेमाल करके हमने चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। जी। और फिर चांद पे जाने का जो रास्ता है, आपके पास अगर बहुत बाहुबली, बहुत ही पावरफुल रॉकेट अगर है, तो आप 2 से 5 दिन में आप चांद पे पहुंचा सकते हैं किसी स्पेसक्राफ्ट को। और अगर उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आपके सपने बड़े हैं और विज्ञान करने की जो अभिलाषा है वो पूरी विश्व स्तरीय है, उस लक्ष्य को कम लागत में भी अचीव कर सकते हैं। ये काबिल तारीफ काम हमारा इसरो करता आ रहा है। इसरो ने कमाल की टेक्नोलॉजी, जिसे विज्ञान में हम स्लिंग शॉट इफेक्ट कहते हैं, उसने पहले पृथ्वी की कक्षा में रखा और लगभग 20 से 21 चक्कर उसने कुछ दिन लगाए, और उसके बाद इतनी गति उसने अचीव कर ली। वो गति के बाद उसको जैसे एक गुलेल की तरह कि उसको रस्सी से बांधा हुआ पत्थर को इतना तेज घुमाते घुमाते फेंका चांद की तरफ कि चांद को पलायन बेग के बाद वो सीधा चांद की तरफ निकल गया। और चांद पे लगभग 140 के आसपास, मुझे जहाँ तक डेटा पता है, उतने चक्कर लगाए उसने। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 40 दिन गुजर गया। देखिए, लेकिन फाइन डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कैसे कल लैंडिंग हुई। अब जो कल से तो उस दिन शुरू हो गया है, कल सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय था चांद पर, उस जगह पर जहां लैंडर उतरा है। तो अब कल से लेके अगले 14 दिन, यानी आज से 13 दिन बचेंगे, वहां पे प्रकाश रहेगा सूर्य का उस जगह पर, चांद के उस सरफेस पे। तो वो प्रकाशित जगह जो है वो हमारे स्पेसक्राफ्ट के लिए बिजली बनाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो सोलर पैनल पे काम करता है। यानी आपकी जो पब्लिक, हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है, सौर ऊर्जा से काम करने वाले वो पैनल, उसकी अंदर जो बैटरीज हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 14 दिन का मिशन है। मेन वैज्ञानिक लक्ष्य 14 डेज हैं, जिसमें उसको थोड़ी सी खुदाई भी करना है, एक ड्रिल करना है, थोड़ा सी वहाँ पे जो भूकंप कैसे आते हैं उसका अध्ययन करना है। वहाँ की जो मिट्टी है चांद की ऊपरी, बहुत पतली बारीक धूल होती है, उसके अंदर की प्रक्रियाओं को समझना है। और जो हमारा रोवर है, रोवर के माध्यम से ये, वो रोवर चक्कर लगा सकता है थोड़ा, है ना, ये तो लैंडर है, तो ये दोनों आपस में मिलके एक बढ़िया साइंस करेंगे। लेकिन जो रात आएगी, अब ये बता दें हम अपने दर्शकों को कि जो दिन चांद पे है वो तो एक ही है जी, लेकिन पृथ्वी की तुलना में हम उसको 14 कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे तब तक 14 दिन हो जाएंगे जी। तो चांद पे जब रात शुरू होगी तो वो भी 14 दिन की होती है लगभग पृथ्वी की तुलना में। तो वो रात का जो टेम्परेचर है, वहां दिन में लगभग 130 डिग्री सेल्सियस, 130 हमें 40 से 50 डिग्री होता है, तो पृथ्वी पे हमारी हालत ऐसे होने लगती है जी। और रात के समय माइनस में 130 चला जाता है जी। दिन में 130, यानी 100 से भी नीचे और 100 से भी ऊपर। तो 200 से 250 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान में जो परिवर्तन है वो सहना एक एडवांस लेवल का मटेरियल साइंस इस्तेमाल करना होता है। इसरो का जो आगे चल के हमें भी पता चलेगा कि अगर वो सरवाइव करता है रात जी, तो वो एक नया एक बोनांजा होगा, एक स्पेशल आप बोलिए
कि हमारे उस इन्वेस्टमेंट का वो इंटरेस्ट के साथ एक ब्याज का त्याज भी होगा कि हम एक्स्ट्रा साइंस कर पाएंगे। पर पूरा लक्ष्य अभी इन 13 दिन जो बचे हुए हैं इनमें है हमारा। तो पूरा इंटरेस्ट अभी 13 दिन पर है और 13 दिन में काफ़ी नई चीज़ें जो हैं यहाँ पर निकल कर सामने आएंगी। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद गौतम जी ज्योतिषाचार्य हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अंक गणित की बात करें या हमारे पारंपरिक ज्ञान की बात करें, इसमें भी लगातार ध्रुव तारे को दिखना और सारी चीज़ें होना, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सफलता मिली। जी, इस बड़ी सफलता के लिए मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैं आपके प्रश्न के उत्तर में आपको बता दूं कि ये जो विधाएं हैं ये बहुत प्राचीन विधाएं हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपनी शोध और साधना अनुसंधान के बल पर एक लोक से दूसरे लोक भी चले जाते थे। पृथ्वी लोक से कई बार वो चंद्रलोक जाते थे, अन्य लोकों में भी भ्रमण करते रहते थे जी। और ऐसी स्थिति में उनके पास ये शक्तियाँ थीं। हमारा जो प्राचीन वेद है, जो हमारे सिद्धांत हैं और जो ऋषियों ने अनुसंधान किए हैं, उसके आधार पर जो ये गणनाएं हैं और चंद्रमा की जो दूरियां हैं और अन्य ग्रहों की भी दूरियां हैं और उनकी जो गतियां हैं, उनकी जो चाल आने अक्री बकरी चाल हमारी ज्योतिष की भाषा में कहते हैं, तो इन ग्रहों की जो स्थितियां हैं ये पूर्व में ही अनुसंधानित हो चुकी हैं। सभी की दूरियां, सभी की गतियां और सभी ग्रहों की जो आपस में उनके जो प्रकृति है ग्रहों की, व्यक्तित्व है ग्रहों का, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो पूर्व में ही अनुसंधानित है। अब रहा चंद्रयान के सफल वहां पर स्थापित होने का चंद्रमा पर, तो हम आपको बताएं कि ये जो चंद्रयान स्थापित हुआ है वो चंद्रमा के जल तत्व वाली जगह पर अर्थात शिवलोक में गया है। शिवलोक अर्थात जहां पर भगवान शिव जी निवास करते हैं। तो जैसे धरती में हमारे हिमालय हैं जहाँ शिव जी निवास करते हैं, कहते हैं कि ये शिवलोक है, उसी प्रकार चंद्रमा के भी अलग अलग लोक होते हैं, अलग अलग जगह होती है। तो ये जो लैंडर ने लैंडिंग की है जिस स्थान पर, उसको शिवलोक कहते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार वहाँ पर शिवलोक है और शिवलोक में बड़े बड़े पहाड़, हिमालय से भी बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारा ये मानना है कि ये बहुत ही ऐसा काम था, जटिल काम था, जो कि मतलब हमारे भारत देश के द्वारा और इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। चलिए सर, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अंक गणित और ज्योतिष विज्ञान जिसको हम कहते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन अब विज्ञान के ज़रिए इनकी फोटोग्राफ्स भी निकल कर सामने आ रही है और भारत जो है अब चंद्रयान पर अपना तिरंगा लहरा चुका है। हमारे साथ साकेत जी लगातार बने हुए हैं। सर आपसे समझना चाह रहा था, जिस तरीके से बात, क्योंकि यहाँ आस्था की भी है और ज्योतिष विज्ञान भी काफ़ी पुराना है, हमारा पारंपरिक ज्ञान भी कहा जाता है, शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है। और जिस तरीके से पंडित जी जो बात कह रहे थे कि शिवलोक में स्थान मिला है, चंद्रयान की जो लैंडिंग है वहाँ हुई है, लेकिन अब शिवलोक तो पहुँच गए और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि 130 डिग्री टेम्परेचर हाई भी जा रहा है और माइनस में भी जा रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से कि स्थितियाँ ठीक नहीं है, तो वहाँ पर भगवान ही रह सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ साथ विज्ञान भी आ गया है सर। तो यहाँ पर अब जो 13 दिन चंद्रयान के गुजरेंगे, तो जिस तरीके से आप कह रहे थे कि वहाँ के जो सतह पर जो धूल के कण है, क्योंकि कल हमने देखा जब लैंडिंग की तो इतनी सॉफ्ट लैंडिंग थी कि वो धूल के कण उड़े भी नहीं। मतलब जिस गति से लग रहा था कि जब लैंड होता है कोई भी लैंडर तो धूल भी उड़ती, वो उड़े भी नहीं और काफ़ी सॉफ्ट तरीके से जो है प्रज्ञान बाहर आया और उसने पूरा काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या प्लाज्मा के तत्व भी निकल कर सामने आएंगे? जी जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आप संवाद की बात कर रहे हैं। देखिए, मानवता आज इस प्लैनेट पे जिस तरीके से आज इतना विकास होते हुए हम अंतरिक्ष की सैर की बातें कर रहे हैं जी। और टूर, मून टूर की टूर, चांद के टूर की भी आपने जिक्र किया जी जी, कि वो स्पेस टूरिज्म का एक हिस्सा है कि अंतरिक्ष पर्यटन के नए द्वार खोल रहा है जी। तो आप ये देखिए कि जो तापमान में जो भारी भरकम परिवर्तन है, आप पृथ्वी से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम सबको ये बात मान लेना चाहिए कि अभी तक की खोज ब्रह्मांड की, हमने जो गैलेक्सीज के अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, जो हमारी गैलेक्सी में खुद के जितने हमारे तारे से जैसे कई लाखों करोड़ों तारों, यानी लाखों करोड़ से भी अरबों से ज़्यादा तारे हैं हमारी गैलेक्सी में, उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कहीं भी पृथ्वी जैसा जीवन वाला ग्रह अभी तक नहीं मिला। हम तलाश कर रहे हैं, 5000 से ज़्यादा ऐसे ग्रह हमारी खुद की आकाशगंगा में भी ढूंढे जा चुके हैं। तो
आप पृथ्वी पे हैं इसलिए आपको महसूस नहीं होता क्योंकि ये आपका घर है। जी। ये कितना अनोखा, कितना अच्छा और सब कुछ है यहाँ आपके जीवन को फलने फूलने के लिए। जी। जैसे ही वायुमंडल से आप बाहर जाते हैं, अंतरिक्ष की वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं, अंतरिक्ष तो पूरा अंतरिक्षमय है हमारे पूरे ग्रह, जी। बाहर आते हैं तो वो खतरों से भरा है। जी अब आप चांद की बात कर रहे हैं, चांद के दक्षिण ध्रुव की बात कर रहे हैं, आपने धूल का जिक्र किया। जी धूल तो जबरदस्त उड़ी है। जी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं होता जब इतने बड़े भारी भरकम थ्रस्टर्स ऑन होते हैं और वो नीचे उतरते हैं, और चांद पे ग्रेविटी वैसे भी इतनी कम है हमारी पृथ्वी की तुलना में, जी, 1/6 है यानी 1/6 है, तो वहाँ जो भी चीज़ है बहुत ऊपर तक चली जाती है थोड़ा भी झटके लेने से। तो धूल के जो बवाल हैं, जो धूल का जो एक बादल जैसा क्रिएट हुआ, वो भारी भरकम है। वो दिखा नहीं है क्योंकि वो बाहर कोई कैमरा लेके आपका दूरदर्शन का वहाँ टीम खड़ी होती चांद पे, तो उस पूरी घटना का सीधा प्रसारण कर रही होती। वो भी दिन आएगा भविष्य में, आने वाले समय है ना, वो भी दिन आएगा कि सर, जब पहले से ही हम रह रहे होंगे तब कोई स्पेस क्राफ्ट आएगा, उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन करेगा। तो आप ध्यान रखिए कि वो चीजें हुई हैं जी। लेकिन उसके बाद घंटों के बाद जब वो बैठ जाती हैं तब आगे के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो जो अध्ययन करना है, पानी अभी हमें उस लेवल पे मिला नहीं है। संकेत थे चंद्रयान 1 में, अब चंद्रयान 2 उस काम को आगे ले जा गया, चंद्रयान 3 उसको पुष्टि करेगा खोज के, वो हमारे लिए कीमती वक्त होगा। तो निश्चित रूप से चंद्रयान 3 सफल लैंड कर चुका है और अब कई सारी अंतरिक्ष की, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जब चंद्रमा पर लैंडर और रोवर अपना काम करेंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आएंगी कि जिस पर विश्वास भी नहीं होगा, और अभी तक उन लोगों किन्हीं ने वो चीज़ देखी भी नहीं होगी, ना ही सुनी होगी। हमारे साथ पंडित विनोद गौतम जी भी हैं। सर, बात अगर हम करें ज्योतिषाचार्य जी कि चंद्रयान तो चले गया, लेकिन कल पूजा पाठ का दौर भी देखने को मिला और तमाम जो ज्योतिष थे वो भी अंक गणित लगा रहे थे, अलग अलग तरीके से गिनतियां जो हैं हम कहते हैं जो पारंपरिक रूप से आप लगा रहे थे। पहले से भविष्यवाणी भी की जा रही थी कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग होगी। जी, ज्योतिष देखिए कि एक त्रिकालदर्शिनी विद्या सौमचित्ते निलभ्यते, इसको बहुत ही शांत ढंग से जो ग्रहण करने वाला जो ज्योतिषी है वो भविष्यवाणी कर सकता है। और इन भविष्यवाणियों में ग्रह नक्षत्रों के अतिरिक्त हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है वो काम करती है। जी। जावेद लोकेन चराचराणी गुल्लिम लतावर भूमिर कणानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम, ये हमारी सृष्टि का जो स्वरूप है, ब्रह्मांड का स्वरूप है, ये शास्त्रों में बताया गया है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, उसके अतिरिक्त भी शास्त्रों में 531 पृथ्वियों का वर्णन किया गया है जिसमें जीवन संभव है। अभी तो एक पृथ्वी की या पृथ्वी के जैसे ही लगभग 531 पृथ्वियां और 12 सूर्यों का वर्णन है। द्वादश दित्येभ्यो नमः, हम शास्त्रों में और कर्मकांड में भी 12 सूर्यों की पूजा करते हैं। और ना जाने कितने, जैसे आपने बोला कि करोड़ों अरबों तारे और वो जो स्थितियां हैं जो पृथ्वी के सरीके हैं, वो यहाँ पर स्थिति जो अखल ब्रह्मांड का जो ढांचा है उसमें 531 पृथ्वियों में से जो अभी चंद्रमा हैं, और चंद्रमा में चूंकि बर्फ से लेकर के पानी से लेकर के हमारे शास्त्रों में सब चीजें वर्णन कर गई हैं। निश्चित रूप से सर, शास्त्रों में हर चीज लिखी है और वो चीज अब निकलकर वास्तविकता में विज्ञान के जरिए सामने आ रही हो। यही कारण है कि पूरा विश्व अब टिकटिकी निगाहें लगाकर भारत की ओर देख रहा है और भारत ने काम भी ऐसा किया है। साकेत कौरव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अब लैंडिंग हो गई, हमने तमाम चीज़ों पर बात भी की, लेकिन सवाल ये आ रहा है सर कि अब आज से जो काउंटडाउन है 13 दिन का वो भी शुरू हो जाएगा सर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं, एक बार दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर। और जो अभी आप स्क्रीन पर दृश्य देख रहे हैं वो जो लैंडर है कैसे चांद की तरफ बढ़ रहा है, और ये इसरो का एनिमेशन है, इसरो ने बहुत बेहतर तरीके से इसको प्रोड्यूस किया है। ये घूमता हुआ लैंडर आप देख रहे हैं, इसमें सोलर पैनल भी दिख रहे हैं आपको, और जो आपके दर्शक हैं वो समझें कि ये वही स्पेस क्राफ्ट है जिसने भारत के चंद्र मिशन के आने वाले अध्यायों का शुभारंभ किया है। सर, एक चीज़ और इसमें समझ में आई कि जिस तरीके से कल काउंटडाउन शुरू हुआ था, और ये वो खुशी के पल, जी हाँ, जब सफल लैंडिंग यहाँ पर हुई थी चंद्रमा पर, और उसके बाद सुखद पल, सभी के चेहरों पर मुस्कान नज़र आई थी। और ये जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे
सर यही चीज आप बता रहे थे कि जी, पहले बिल्कुल। की जो प्लानिंग थी, थोड़ा दर्शकों को और बताइए। ये बहुत अच्छा प्लानिंग आप देख रहे हैं इस फुटेज में कि लेफ्ट साइड में वो एक सिमुलेटेड रियल डेटा को इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान की लोकेशन दिखा रहा है। राइट साइड में वो कितनी ऊंचाई पर है और कितनी दूर पहुंच चुका है, लैंडिंग की प्रक्रिया के पूरे कार्यकाल के समय को बता रही है वो बड़ी वाली स्क्रीन। जी। तो ये जो कल जो घटनाएं घट रही थी, ये मिशन कंट्रोल की वीडियो हैं, इमेजेस हैं, जो हमारे दूरदर्शन ने इसरो के माध्यम से दुनिया को दिखाया, और ये इमेजेस हैं उस जी। लोकेशन की, चांद की। जी जी हाँ। सर, एक एयरलेस ऑन की भी बात की जा रही थी, टेक्निकल टर्म कि जब लैंड हो रहा था उस समय जो कम्युनिकेशन सिस्टम कह रहे थे कि बार बार कहा जा रहा था कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। तो वो जो ऑटोमेटिक मॉड्यूल है वैज्ञानिकों ने तैयार तो कर लिया, लेकिन जब ऊपर लैंडिंग की बात आई तो सबके चेहरे उस समय देखने चिंता की बात भी थी कि लैंड होगा नहीं होगा, और एक एक सेकंड हर वैज्ञानिक के लिए और हर भारतवासी के लिए महत्वपूर्ण था, चिंता की बात भी थी। लेकिन उसको सर क्योंकि 4 साल का समय लगा, हमने देखा 2019 में सितंबर में चंद्रयान 2 जो मिशन है हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसके बाद इतने कम समय में चंद्रयान 3 को तैयार करना, और वो भी इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी के साथ। जी बिल्कुल। और आप देखिए इस बात में, आपने कहा चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया, मैं यहाँ पर इस बात में ये कहूँगा चंद्रयान 2 हमारा सफल अभियान है। जी जी। असफलता हमें सिर्फ लैंडिंग लैंडिंग में नहीं पार्ट में मिली। मिली जी, है। जी, जी, बिल्कुल। और वो लैंडिंग पार्ट में भी हमें असफलता उतार नहीं पाए, आगे की विज्ञान नहीं कर पाए, पर वहाँ पहुँचने तक आप उसी तरह से कल्पना करिए कि मैं आपको कैसे जंगल भेज देता हूँ जिससे आप अनभिज्ञ थे, पर आपने कुछ दूर तक गए और एक जानवर आपके पीछे हमला करने दौड़ा तो आप दौड़ के भाग आए, लेकिन आपको उतना रास्ता तो याद है, आपका वो अनुभव तो है। ठीक वही बात हो गई कि हमेशा वैज्ञानिक इस बात को कहते भी हैं कि मैं ऐसे 100 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बल्ब तो आखिरी में बनता है। जी बिल्कुल। तो वो 100 तरीके की जो यात्रा होती है जिससे आप जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा और उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल। और वो इससे चंद्रयान 3 में आपने देखा कितना फुल प्रूफ, यानी एयरलेस नहीं कहेंगे उसको बेहतर कहते हैं ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस। जी। जब वो इनिशिएट किया जाती है वो कमांड, वो 5:44 पे इसरो ने इनिशिएट किया। अब आम पब्लिक के बच्चों के लिए बोलें कि कंप्यूटर के माध्यम से वो सिग्नल और जानकारी और वो आंकड़े पहले से उसके अंदर भेज दिए गए, और उनको बोला, और वो ट्रेनिंग है उसमें इस तरीके से डिजाइन किया गया कि अब भाई हर एक चीज को आपको करना है, क्योंकि आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे हैं, सिग्नल्स में अगर थोड़ी भी यहाँ से गड़बड़ी हुई तो आपकी कमांड चेंज हो जाने से पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट का ओरिएंटेशन गड़बड़ हो सकता है। तो उसको खुद डिसीजन लेना था। तो हमारे इंजीनियर्स ने जो प्रोग्रामिंग की, जो सेंसर्स ने काम किया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी पूरी विधाएं, एवियोनिक्स कनेक्शंस के लिए सब इतनी स्मूथली काम की कि एयरलेस, आपने कहा बिल्कुल एयरलेस, वहाँ वायुमंडल ही नहीं है तो हवा होने का सवाल ही नहीं है, वो चीज़ें उतर गई। अब वो फाइन ब्रेकिंग और रब ब्रेकिंग इतनी चुनौतीपूर्ण था कि वो इसलिए डर रहता है कि अगर कोई छोटा सा भी रॉकेट, जो उसमें लगे थे छोटे छोटे, आपने एनिमेशन में भी दिखाए, अगर 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा या कम चल जाता तो पूरा ही का पूरा जो उसका निर्माण है, प्रक्रिया का, प्रभावित होता। तब भी इसरो तैयार था, उसको कैसे कंट्रोल करता, पर वो जरूरत ही नहीं हुई। चलिए, वो जरूरत नहीं पड़ी। पंडित विनोद गौतम जी भी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिषाचार्य जी, अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, अब क्योंकि 13 दिन तक चंद्रयान वहाँ रहने वाला है, काफ़ी सारी नई चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि कितना सफल होगा और क्या कैसी चीज़, ज्योतिष विद्या क्या कहती है इसके बारे में? जी, 14 जुलाई को जो इसकी शुरुआत हुई थी इस मिशन की, तो सबसे पहले मिशन की शुरुआत का मुहूर्त देखा जाता है। उसमें भी जो मुहूर्त था वो ब्रह्म योग की स्थितियां बनी हुई थी, और देखा जाए तो यम घंट योग, और यम घंट योग दक्षिण जो अपना चंद्रमा है, तो चंद्रमा का जो दक्षिण हिस्सा है, और जो जहाँ पर इसकी लैंडिंग की स्थितियाँ बनी हैं, तो ऐसे में जो जिस कल की जो स्थिति देखी जाए, जहाँ सफल लैंडिंग हुई, उस समय पर सूर्य से बनने वाला बुधादित्य योग सिंह राशि पर ही बना हुआ था। साथ ही देखा जाए तो शनि स्वयं की राशि में था, और सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, रवि योग इत्यादि हमारी अंक तालिका के अनुसार, अंक गणित के अनुसार जो योग बनते हैं, जो अंकों के मिलान से, युति से योग बनते हैं, ऐसे शुभ योगों का वहां पर बहुत ही अधिकता थी, इसलिए सफल लैंडिंग हुई। भविष्य की अगर स्थिति देखी जाए तो लगातार अभी 14 दिन उस लैंडर को काम करना है जो वहां पर लैंड कर चुका है, जो वहां पर तकनीकी है। तो ऐसे में जो ग्रह योग हैं आगामी के, वो बुधादित्य योग आगामी 17 सितंबर तक बना हुआ है। तो 17 सितंबर तक
बुधादित्य योग अर्थात सूर्य पंच महायोगों में से सबसे बड़ा योग। तो ऐसे में संभावना तो ये है कि जो हमारी 531 पृथ्वियां हैं और उनकी खोज जो है तो बहुत जल्दी और बहुत तीव्र गति से होगी, क्योंकि उस दूरी तक, चंद्रमा तक हम पहुंच चुके हैं, अर्थात हम एक ऐसी सीढ़ी पार कर चुके हैं कि अन्य सीढ़ियां जो है तो वहां से लगाई जा सकती हैं। तो जो अन्य ग्रह हैं उन ग्रहों की आकृति, प्रकृति, व्यक्तित्व और अन्य पृथ्वियों की जो स्थितियां हैं और उनकी जो दूरियां हैं उनका पता लगाया जा सकता है। एक और स्थिति बन सकती है कि जो हमारे एलियंस हैं और एलियंस के बारे में जो चर्चा है किस लोक में रहते हैं। चलिए ज्योतिषाचार्य जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। दिनेश जी से संपर्क जुड़ रहा है अभी, हम दोबारा दिनेश मिश्रा जी के पास लौटेंगे। दिनेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है दिनेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। साकेत सिंह कौरव जी मेरे साथ हैं। सर, बात अब तो ज्योतिष विज्ञान भी ये कह रहा है कि परिणाम जो है सीधे तौर पर सकारात्मक आएंगे और सबकी उम्मीद भी है कि सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। जी बिल्कुल, और आप इस बात को जरूर गांठ बांध लें कि भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता जी हमें आशावादी होना सिखाती है जी। और हमारे प्रयास और परिश्रम कुछ जो भी परिणाम लाएं पर हम उसको करें तो रिजल्ट मिलता है। जी। साइंस जो है, मॉडर्न साइंस, जिसे हम एक्सपेरिमेंट से टेस्टिफाई करते हैं, यानी वो चीज़ें हम ख्याली पुलाव नहीं उसके बारे में कह सकते। उसका जो भी एक वैज्ञानिक रूप से जो अवधारणा पैदा की जाती है, फिर उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं और फिर उसको टेस्ट किया जाता है, उसके आधार पे विज्ञान बढ़ती है। तो अभी इसरो ने जैसे कुछ ही क्षणों पहले आज सुबह सुबह या लेट नाइट के बाद जो अपडेट दिया है कि लैंडर का बाद रोवर भी बाहर आ गया है रैम से और वो दोनों अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। तो पूरे दर्शकों को ये बात जरूर हमें शेयर करना चाहिए आपके, क्योंकि हमारा रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो है विज्ञान में उत्सुकता और रोचकता बढ़ाने के लिए अपने अंदर बहुत ज्ञान खेल खेल में समेटे हुए हैं। आप आए, अलग अलग प्रदर्शनियां हैं, अलग अलग प्रोग्राम हैं। 14 जुलाई से हम लगातार चंद्रयान पे भी बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं, एग्जिबिट्स बनाए हैं हमने, बिल्कुल इस मिनीचर मॉडल बनाया है। अगर बच्चे भोपाल के आसपास या भोपाल में हैं वो आज से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल से देखें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, भारत कल के बाद पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसके 2 ऑर्बिटर चांद की कक्षा में हैं और 2 स्पेसक्राफ्ट चांद पे काम कर रहे हैं लैंड होके। तो इकलौता राष्ट्र जिसके 4 चंद्र अभियान चांद के ऊपर अपना शोध कर रहे हैं। तो एक लौता राष्ट्र भारत है जिसके 4 सैटेलाइट सीधे तौर पर अगर हम कहें तो वहाँ काम कर रहे हैं, और अब उससे कई चौंकाने वाले खुलासे और कई ऐतिहासिक खुलासे भी होंगे। चलते चलते पंडित जी से भी हम समझ लेते हैं। पंडित जी, क्योंकि बात चंद्रयान की हो रही है, ज्योतिष विज्ञान ने सकारात्मक संकेत भी दे दिए हैं, और अब आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि विज्ञान के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान भी जरूरी है जो हमारा शास्त्रों में लिखा गया। मेरा ये संदेश है कि ज्योतिष चूंकि ये प्राचीन विद्या है और ये प्रामाणिक है और सैद्धांतिक भी है, तो इसमें जो गणनाएं हैं इसकी वो अगर सम्मिलित कर लिया जाए इसरो में तो इसमें बहुत सारी खोजें संभव हैं। चूंकि हम एक रहस्योद्घाटन करें कि जो एलियंस होते हैं वो कोई एलियंस नहीं, वो हमारे ऋषि मुनि हैं जो हजारों हजार साल की तपस्या के बल पर इतना ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे कि वो इस लोक से दूसरे लोक में चले जाते थे। जब भी कभी प्रलय होता था, प्रलय होता था, पृथ्वी नष्ट होती थी, तो अपना सूक्ष्म रूप धारण करके और वो दूसरे लोक में चले जाते थे। तो हमारे ऋषि मुनि हैं जो जितने आध्यात्मिक शक्ति वाले हैं उनकी खोज हो सकती है, उनकी बल की ऊर्जा की खोज हो सकती है। अन्य 531 जो पृथ्वियां हैं शास्त्रों में जिनका वर्णन है, 12 सूर्य हैं, द्वादश दित्येभ्यो नमः, तो 12 सूर्यों के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है और बहुत कुछ आगे स्थिति संभावना बन रही है ऐसी कि निश्चित तौर पर विज्ञान गति प्रदान होगी। जी निश्चित रूप से विज्ञान में और गति प्रदान होगी। कौरव जी भी हमारे साथ हैं। कौरव जी, चलते चलते आपसे संक्षेप में एक संदेश चाहूंगा दर्शकों। जी, पूरे दर्शकों से बोलूंगा कि मैं दूरदर्शन के लिए थोड़ा सा मुझे भावनात्मक हो जाता हूं कि कई लंबे वर्षों से, दशकों से ये हमेशा इसरो की लॉन्च दिखाते आ रहा है। तो हम विज्ञान में आनंद के साथ बढ़ें और अब किताबों से बाहर आएं, स्कूल से बाहर आएं, चारों तरफ से सीखें और प्रश्न पूछें, चर्चा करें और उसको अपने साथ आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से मैं साकेत कौरव आप सबका अभिनंदन करता हूं।
बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी दूरदर्शन टीम को। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का दूरदर्शन में आने के लिए। तो आज चंद्रयान की बात भी की, ज्योतिष विज्ञान की बात भी की, शिक्षा की भी बात की, और अब देखना होगा, इंतज़ार इस बात का है कि चंद्रयान 3 और क्या ऐतिहासिक खुलासे चंद्रमा को लेकर करता है। तब तक हमको दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।